नमस्कार। तो आज हर रविवार की तरह हाजिर हूँ एक कहानी के साथ। चेखव की कहानी अपनी जुबानी। अंतोन चेखव की यह कहानी लेडी विद लैपडॉग, झबरे कुत्ते वाली, आज मैं सुनाऊंगी। गजब प्रेम कहानी है, इतने संशयों से भरी हुई। मनों में संशय है, खास तौर से स्त्री के मन में संशय है, संकोच है, और पुरुष का मन उस प्रेम में कैसे धीरे धीरे बदलता है और कैसे स्त्रियों को लगभग खिलौना मानने वाला और उनके प्रति अजीब सी दृष्टि रखने वाला, उनको एक ऐसी बस हीन सी प्राणी मानने वाला व्यक्ति के मन में कैसे एक औरत प्रवेश कर जाती है और तब सारा जगत उसे झूठा और केवल वही संबंध उसे सच्चा लगने लगता है। तो सुनते हैं झबरे कुत्ते वाली। यह कहानी याल्टा, जो अब यूक्रेन में है, क्रीमिया, वहाँ यूक्रेन में उस समय वो रूस का हिस्सा हुआ करती थी, सेंट पीटर्सबर्ग और मस्कवा और एक शहर इस जाने कौन सा शहर है, उस शहर के इर्द गिर्द घूमती है यह कहानी। और आज संयोग है, हम इसे संयोग ही कहेंगे, कि 29 जनवरी 1891 को चेखव का जन्म हुआ था। यानी ये संयोग ही है कि आज 24 तारीख को मैं चेखव की कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। और ये जो कहानी लिखी गई है, 1860 में उनका जन्म हुआ था, 29 जनवरी 1860 में उनका जन्म हुआ था, और यह कहानी लिखी गई है 1899 में। लेडी विद लैपडॉग, झबरे कुत्ते वाली, ये कहानी लिखी गई है अगस्त और अक्टूबर के बीच में 1899 में, और ये सेंट पीटर्सबर्ग में वहाँ की एक पत्रिका में छपी थी। और तब चेखव, जो कि डॉक्टर हुआ करते थे पेशे से, वो अपने नाम से लिखने लगे थे। तो उससे पहले वो एक दूसरे नाम से लिखा करते थे। तो हम इस कहानी को सुने। याल्टा में यही कोई अगस्त सितंबर का महीना है, बहुत सुंदर मौसम और बहुत सारे सैलानी वहाँ आए हुए हैं। याल्टा एक ऐसा शहर है जहाँ सैलानी जब आते हैं तो वो कब जो सामाजिक वर्जनाएं और नैतिकताएं हैं उसको छोड़ करके एक अपने तरह की ज़िंदगी जीने लगते हैं, यह किसी को पता भी नहीं चलता। वहाँ का कुछ मौसम, वह जगह, उस जगह में मिलने वाले लोग कुछ ऐसे ही वहाँ आते हैं और बस वहाँ जैसे कि वो वहाँ के हवा उनमें घुल जाती है। एक उच्छृंखल सी हवा, पास में समुद्र है, ब्लैक सी के पास में है याल्टा, तो ब्लैक सी के पास में है, तो समुद्री हवा और समुद्री लहरों के से कासा उनका मन डोलने लगता है जब वो याल्टा में लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो हमारे जो नायक हैं दिमित्री गुरोव, मैं नाम हो सकता है रूसी ढंग से ना बोलूं, और इसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने कोशिश की कि उसे जा कर के गूगल सर्च में रूसी ढंग से बोलने का अभ्यास कर लूँ, लेकिन अधिकतर जो मुझे मिले वो अंग्रेजी ढंग से बोलते हुए ही मिले। तो मुझे माफ़ करेंगे कि मैं नाम प्रॉपर नहीं ले पाऊँगी, और उसके लिए मैं उन पात्रों से, चेखव से और आप सब लोगों से क्षमा चाहती हूँ। दिमित्रिच गुरोव वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, 1 सप्ताह हो गए उनको आए हुए, और एक दिन वो देखते हैं कि एक औरत, एक स्त्री, जिसने एक छोटी सी टोपी पहन रखी है, जिसके वो मुड़े हुए हैं, वो पहने हुए एक औरत चली आ रही है, और उसके पीछे पीछे चल रहा है उसका झबरा कुत्ता, टूं उसके पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है।
वो अकेली थी, ना तो उसके साथ कोई दोस्त था, ना उसका पति, कोई भी नहीं था, कोई लड़की भी नहीं थी कि कोई घर बहन बहन कोई भी नहीं था, अकेली अपने में खोई हुई वो चली आ रही है। हमारे गुरव को ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि गुरव का मामला ये था कि गुरव करीब 38-39 साल के थे, अभी 40 के नहीं हुए थे, और उनकी शादी बहुत पहले हो गई थी। इतनी पहले हो गई थी उनकी शादी, जब वो यूनिवर्सिटी के दूसरे वर्ष में थे, कि अब उनकी एक 12 साल की बिटिया थी और 2 स्कूल जाते हुए स्कूल को जा रहे बच्चे थे, लड़के, यानी 3 बच्चों के बाप थे। और उनकी पत्नी, जो उनसे जरा सी ही छोटी थी, वो इन सब घर का काम काजों में ऐसा हो गया था कि वो लगभग उनसे दुगनी उम्र की लगने लगी थी। और उनको, उस स्त्री को, इस बात का बड़ा बोध था कि वो बहुत ही सभ्य है। वो दिमित्री को दिमित्री नहीं कहती थी, दिमित्री, यानी कि वो, या डिमिट्री, अंग्रेजी के स्पेलिंग्स के हिसाब से वो अपना उनका नाम लेने लगी थी, क्योंकि उसको लगता था कि यही एडवांस होने की पहचान है कि इसको इस तरह से बोला जाए। वो सीधी खड़ी हो करके, बिल्कुल सीधी, रीढ़ सीधी करके खड़ी होती थी, और उसके चेहरे पर हरदम मतलब एक जैसे दृढ़ता के भाव रहते थे, और अपने आप को बेहद अक्लमंद समझती थी। लेकिन गुरव के उनके बारे में राय बिल्कुल इसके विपरीत थी। गुरव उसे पाखंडी, बेवकूफ़, अहमक कहेंगे, अहमक जैसी समझते थे। और गुरव को बिल्कुल उससे गुरव को इतनी चिढ़ थी कि आम तौर से गुरव घर से बाहर ही अपनी जिंदगी बिताना पसंद करता था। गुरव ने फिलॉसफी पढ़ी हुई थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसको इस बात का बहुत एहसास था और उसको बहुत बुरा लगता था कि फिलॉसफी पढ़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी पढ़ा हुआ गुरव अब बैंक में काम करता था। आर्थिक स्थिति अच्छी थी, बहुत सारे क्लब में जाता था, क्लब, और उसको उस समय बहुत अच्छा लगता था जब क्लब में उसके साथ बड़े बड़े डॉक्टर लोग उसके साथ ताश पत्ती या कोई चीज़ खेला करते थे, या उससे बातें करते थे, लोग उसके पास आया करते थे। उसी बात का बड़ा बोध था कि वो सही मायनों में कल्चर्ड रूसी है। देखो ना, कितने बड़े बड़े लोग उससे बात करने आते हैं। तो ये हमारे गुरु, जो 38 साल के करीब के थे, उन्होंने उस स्त्री को देखा, बड़े गौर से देखा, और अकेली है, अच्छा, ठीक। उसके बाद उसकी मुलाकात उसी दोपहर फिर से एक पार्क में हो गई। फिर शाम को उसने देखा कि जहाँ उसका होटल था वहाँ पर अनारों की एक पूरी अनार के पेड़ों की पंक्ति थी। उसी पंक्ति के नीचे, फिर उन पेड़ों के नीचे वो चली आ रही है। तो उसको लगा कि अब इस औरत से अगले कई दिनों तक बार बार मुलाकात होगी। अकेली ही रहती है, इस बात पर लगातार गुरव आंखें जमाए हुए था। गुरव सच कहे तो बहुत सारी स्त्रियों के संपर्क में आया था, बहुत सारी। वो शुरू से ही अपनी पत्नी को धोखा देता रहा था, और अब भी दे रहा था। बहुत सारी स्त्रियों के संपर्क में आया था, और जब भी किसी भी नई स्त्री के संपर्क में आता तो उसको 2 बोध एक साथ होते। एक तो उसका मन दौड़ने लगता, और एकदम मतलब प्रेम को व्याकुल हो जाता, वो प्रेम खोजता था हर में। और दूसरा उसे लगता है कि जैसे ही वो स्त्री उसकी दोस्त बनी और वह उसके शरीर तक पहुंचा, वैसे ही वो लगता था वो सफल हो गया। वो अपने आप को महान सफल मानता था इस मामले में। उसे अच्छी तरह से पुरुषों के संपर्क में आने पर, पुरुषों के साथ बात करने में उसको बात करने में मजा नहीं आता था बिल्कुल भी। बहुत जल्दी से बोर हो जाता था। कभी कभी चुप बैठा उनकी बातें सुनता रहता था, उन्हें लगता था कि सुन रहा है, और उसका मन इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन स्त्रियों के संपर्क में आते ही गोया सरस्वती उसके जिह्वा पर विराजमान हो जाती थी। केवल मुंह से ही नहीं, हाव भाव, आंखों से, स्पर्श से, हर जगह से मानो उसका शरीर ही बोलने लगता था, उनसे बात करने लगता था। और स्त्रियां बहुत जल्दी उसके प्रभाव में आ जाती थी, अपने मन को खोल के रख देती थी, और कुछ ही समय बाद मन के साथ साथ तन भी खुल जाते थे। तो ऐसे अनेक औरतों के संपर्क में आया,
और उनको उसने, दोनों ने, मतलब स्त्रियों ने उसे और उसने उन्हें अनेक तरह के शरीर सुख भी दिए। लेकिन जैसे ही उसका मन उनसे उठता तब उन्हें उन औरतों से बहुत चिढ़ होने लगती थी, बेहद चिढ़ होती थी। और ऐसे सामने मिल जाए तो उसको इतना गुस्सा आता था, ऐसा लगता था जैसे कि पता नहीं कौन आ गया, गिजगिजा सा प्राणी आ गया। और इतनी चिढ़ होती थी उनसे कि अब फिर से ना मिले ये। अगर वो उनके साथ बिस्तर पर होता तो उनके जो वस्त्र, या मतलब सोचिए कि उनकी ब्रा या कोई चीज़ बाहर पड़ी तो उसको लगता था जैसे सांप है ये, इस तरह से उसको घिन होती थी। लेकिन फिर से किसी भी नई औरत के पास आते ही, किसी भी नई औरत को देखते ही उसका मन बल्लियों उछलने लगता था। वो किशोर की तरह, उसका मन किशोर की तरह उनके पास जाने को एकदम अकुला जाता था, अकुलाने लगता था। ये झबरे कुत्ते वाली औरत ने भी उसे एकदम से आकर्षित कर लिया, और उससे ज़्यादा आकर्षित किया उसके अकेलेपन ने। उसको लगा कि अरे यह औरत अकेली है और इससे तो बात करना ही चाहिए। देखें, एक दिन अचानक क्या हुआ, दोपहर, ये शाम का, मतलब ये वो लोग डिनर बोलते हैं, 4 बजे खाना खाते हैं, उसको डिनर कहते हैं ईस्टर्न यूरोप और रूस वगैरह में। तो डिनर के लिए वो बैठा था एक रेस्तरां में कि पता चला कि वो झबरे कुत्ते वाली ने प्रवेश किया। वो बड़ी मंथर गति से आई। उसने वही वाली टोपी पहन रखी थी जो वो कितने ही दिनों से देख रहा था कि वही पहनती है। लगता था एक ही टोपी है इसके पास। वो आई, फिर उसके बगल की ही करीब 3 फीट दूरी की एक जो मेज़ थी, उसकी बगल वाली मेज, उस पर आराम से बैठी और सांस उसने भरी, जैसे कि वो बहुत थकी हुई आई हो, बैठी। बैरा ने उसके पास जब आया तो उसने उसको ऑर्डर दिया और फिर वो ऐसे करके अपना बैठ गई। पीली सी काया, वैसे वो बड़ी गोरी और खूबसूरत थी। छोटी सी उसकी हाइट, ज़्यादा लंबी नहीं, दुबली सी काया, पीला सा उसका चेहरा और आंखें ग्रे, बहुत खूबसूरत आंखें। लेकिन उन आंखों में कोई उदासी तैर रही हो। एक पल को गुरोव ने उसको देखा और फिर आंखें झुका ली। वो अपने जो ऑर्डर दिया था उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में उसका जब ऑर्डर आया तो उसने कुत्ते की ओर इशारा किया। झबरा कुत्ता, पोमेरियन, उसने उसको देखा और फिर लपकता हुआ उसके पास आया तो हल्का सा डर गया। उसने गुर्राने लगा कुत्ता, फिर नज़दीक आया, उसने फिर हाथ किया, फिर वो गुर्राया। तो स्त्री ने उसको देखा, काटता नहीं है कहकर वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में संकोच और चेहरा एकदम जैसे लाल हो गया कहते ही कि ये काटता नहीं, उसकी ओर देखते ही। फिर उसने आंखें झुका दी। उसके चेहरे की जो लाली थी गुरोव के मन में जैसे कि धस गई। एक पल को चुप रहा, फिर उसने कहा, क्या मैं उसको एक हड्डी का टुकड़ा दे दूं? ये बात की शुरुआत थी जिसकी बहुत बाट जो रहा था हमारा गुरोव। हाँ, दे दीजिए। फिर वो चुपचाप अपना खाना खाने लगे। जब तक खाते रहे वो चुप हुए, लेकिन बीच में उसने इससे एक बारी पूछा, आप याल्टा कब आई? 5 दिन पहले। जब वो निकले तो दोनों साथ थे और दोनों अब बात कर रहे थे, इधर उधर की बातें, समुद्र की बात, हवा की बात, आसपास फैले जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी बात।
और बात की बात में उस स्त्री ने कहा कि बहुत बोर हो रही हूँ मैं, 5-6 दिन हुए हैं, लगता है एक युग बीत गया, बहुत बोर हो रही हूँ मैं। ये हंसा, गुरव हंसा। अक्सर ही लोग ये कहते हैं, चाहे वो कितनी भी बुरी जगह से क्यों ना आए, लेकिन यहाँ आते ही, याल्टा में आते ही लोग शिकायत करने लगते हैं। कभी कहते हैं कि तेज हवा बह रही है, कभी कहते हैं कि हवा के साथ मिट्टी बह रही है, रेत बह रही है, कभी कहते हैं पसीना आ रहा है, अरे कभी कहते हैं बारिश होने लगी। ऐसा लगता है कि सबके सब यहाँ कहीं और से नहीं, सीधे ग्रेनेडा से चले आ रहे हैं। फिर वो खिलखिलाकर हंसा और उसके खिलखिलाने के साथ ही वो लड़की हंसी। और गुरु ने गौर से देखा कि ये लड़की जो उसके सामने खड़ी है, स्त्री जो उसके सामने खड़ी है, ये मुश्किल से 20-22 साल की है, यानी लगभग उससे आधे उम्र की। हंसने में उसकी दुर्बल काया जैसे हिलती तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई हवा बह रही है उसके मन में या बाहर, जाने का। और वो मतलब वो वश में नहीं कर पाए कि वो क्या कहे। उसने उससे जानना चाहा उसका नाम, तो उसने कहा अन्ना सर्गेयवना, सर्गेयवना, अन्ना सर्गेयवना। उसने कहा ओह। इसके बाद वो लोग रोज मिलने लगे, रोज मिलते। एक शाम को जब वो घाट पर पहुंचे तो लड़की ने अपने साथ एक दूरबीन लिया हुआ था। उसने पूछा अच्छा दूरबीन? उसने कहा हाँ, मेरा पति, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति जो एस में रहता है, एस शहर में रहता है, मैं तो अकेले आ गई हूँ इस समय छुट्टियाँ बिताने, लेकिन जल्दी ही वो भी आएगा, इसलिए मैं दूरबीन लेकर आई हूँ कि कहीं वो आए तो मैं देख लूँगी कि वो आ रहा है कि नहीं। तो जब अपनी दूरबीन से देखने लगी, वहाँ बहुत भीड़ थी, कोई नहीं उतरा। इतनी भीड़ थी वहाँ, फूल भी मिल रहे थे, बहुत लोग वहाँ घूमने आते थे। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि वहाँ जो प्रौढ़ महिलाएं जिस तरह से कपड़े पहनती थी, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल नई नकोर युवतियाँ इस तरह के कपड़े पहनती थी। और उसमें जनरल भी बहुत घूमा करते थे वहाँ पर, फौजी बहुत आते थे वहाँ पर याल्टा में। बहुत देर तक वो लोग रुके रहे, बहुत सारे जहाज आए, उनको देखती रही वो। और उसी भीड़ भाड़ धक्के मुक्के में जब गुरोव ने उसको फूल दिए तो पता चला कि उस भीड़ भाड़ में और उस धक्के मुक्के में उसके हाथ से उसकी दूरबीन ही छूट गई, दूरबीन खो गई थी। अब उसके हाथ में केवल फूल थे जिन्हें वो सूंघ रही थी। उसको दूरबीन खोने का भी कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, खो गई। वो बातों में इतनी मशगूल हो गई, इधर उधर की बातें करने लगी, खिलखिलाने लगी। और उस रात बहुत देर तक घूमते हुए उस तट पर, काले सागर के उस तट पर, अचानक ही गुरोव ने उसको आलिंगन में लिया और उसके होठों को बहुत गहरे ढंग से चूमा, देर तक चूमा। और फिर उसके बाद अचानक ही वो जैसे कि सचेत हुआ और इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। लेकिन रात का वो पहर था जब वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो लोग एक टैक्सी लेकर ग्रेनेडा चले गए और वहाँ पर घूमते रहे। अगली रोज बहुत गर्मी थी, गला बार बार सूख रहा था और गुरोव ने उसको बार बार ला करके कभी जूस, कभी बर्फ़ का पानी पिलाया और उसकी सेवा में लगा रहा। कुछ दिन और बीते और एक दिन घाट से लौटते हुए गुरोव ने कहा कि कहाँ चलें? चलो तुम्हारे कमरे चलते हैं। और वो उसके कमरे में आए और उस दिन पहली बार गुरोव ने उसे प्यार किया। उस पल के बाद वो स्त्री लगातार रोती रही। अन्ना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और सिर्फ उसने एक बात कहा और बार बार उसको रटती रही कि अब मैं तुम्हारी निगाह में गिर गई, अब तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे। गुरोव ने कहा कि ऐसा क्यों कहती हो तुम? मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ मैं तुम्हारा।
उसने कहा नहीं, अब तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे, तुम सोचते होगे कि मैं ही ऐसी ही औरत हूँ। और वो निरंतर उसके आंसू बहते रहे। गुरु को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बहुत बोर भी हो रहा था, लेकिन जब उसके वो आंसू देखता तो उसको लगता कि ये आंसू बहुत सच्चे हैं। उसने उसको हृदय से लगाया, गले से लगा लिया, उसके बालों को सहलाया, लंबे सुंदर सुनहले बालों को सहलाया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ी देर में लड़की आश्वस्त हो गई और फिर से हंसने लगी। और उस हंसते हंसते फिर वो लोग गए और दूर तक घूमते रहे। ऐसा सिलसिला चला, कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते। अब वो साथ थे कि अचानक एक दिन उसे एक टेलीग्राम मिला जिसमें उसके पति, जिसका नाम था फॉन ड्रीडरिच या कुछ, मतलब जर्मन मूल। तो उसने कहा कि क्या तुम्हारा पति जर्मन है? तो उसने कहा नहीं, है तो रूसी, लेकिन उसके शायद दादा परदादा में से कोई जर्मन था। ऑर्थोडॉक्स वो है, वो ऑर्थोडॉक्स मत को मानने वाला है। और उस तार को जब पढ़ा तो अचानक ही जैसे खलबली सी मच गई दोनों के मन में। तार में लिखा था कि मेरी आंख में कुछ समस्या हो गई है, मैं आ नहीं सकता, तुम जल्दी से लौट आओ। और उसी पल अन्ना ने अपने सारे सामान समेटना शुरू किया और अगले रोज वो ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गई। गुरु उसको छोड़ने गया था और उसने जाते जाते भी कहा कि तुम मेरा सम्मान नहीं करते, अब हम आखिरी बार मिल रहे हैं, देख, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख लेना चाहती हूँ एक बार। अन्ना ने उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर बहुत देर तक अपनी निगाह जमाए रखी, मानो उसका अक्स अपने हृदय में भर लेना चाहती हो। और फिर वो ट्रेन में बैठ करके चली गई। गुरु को लगा कि यह अध्याय भी खत्म हुआ, यह दोस्ती, यह मित्रता, यह संबंध भी खत्म हुआ। जब वो स्टेशन से बाहर लौट रहा था तो पतझड़ की पहली आहट उसे दिखाई दी। उसने कहा कि अब लौटने का समय हो गया, मुझे मॉस्को लौट जाना चाहिए। और वो मॉस्को लौट गया। वो मॉस्को में ही रहता था, उसके 2 घर थे, मॉस्को में रहता था, वो बैंकर था। तो जब वो लौट आया और लौट करके वो अपने कामकाज में लग गया, वही क्लब, वही बैंक, वही बच्चों का स्कूल, वही सब कुछ। और मॉस्को में उस समय भी ढेर सर्दी पड़नी शुरू हो गई थी कि एक रोज अचानक कुछ ही दिन बीतने के बाद उसे अन्ना का चेहरा याद आया। वो रोता हुआ चेहरा जो पूछ रहा था, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे आज के बाद। और उसके मन में हुक सी उठी। अब तक स्त्रियों को भला बुरा कहने वाला वो आदमी, जो बात बात में जब भी कोई बात हो तो बिल्कुल औरतों के बारे में उल्टी सीधी बातें कहता था कि इनके तो दिमाग ही नहीं होता, अरे इनको छोड़ो, इनको तो आप थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, लालच ही आपके साथ सो जाएंगी, ऐसी बातें करने वाला वो आदमी। उसके हृदय में इतनी जोर की हुक उठी कि उसे लगा कि मुझे अन्ना को अभी देखना है। और वह पल ऐसा कि उसे लगे कि अन्ना आसपास ही है। खाने की मेज पर बैठे तो लगता था कि वही उसको परोस रही है, किताब उठाने जाए तो लगता था रैक के पास खड़ी है। और तो और जब वो सोने गया और बगल में उसकी पत्नी सो रही थी तो उसे लगा कि पर्दे के पास वो खड़ी है और जो इसके टेबल लैंप की हल्की सी लाइट, उसके नाइट लैंप की जो हल्की सी लाइट में उसका चेहरा दिख रहा है और चेहरे पर वो मुस्कुराती हुई कह रही है, तुम मुझे भूल गए क्या? वो अचानक उठ गया। उसने कहा नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं अन्ना को भूल जाऊं। वो तो मैं सोचता था वो उस दिन उसको विदा करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, अरे लेकिन ये तो मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गई। उफ, यह क्या हुआ? ये औरत कैसे मेरे मन में समा गई? क्योंकि क्या ये इसीलिए हुआ कि और जो औरतें मेरे साथ संबंध बनाती थी वो कुछ पा लेने के चक्कर में होती थी। जब हम संभोग करते थे तो ऐसा लगता था कि वो सब कुछ एक बारी में झपट लेना चाहती हूँ, हर चीज जिंदगी को एक ही बारी में झपट लेना चाहती हूँ। तो अन्ना
अन्ना में क्या था? अन्ना में वो संकोच कैसा था? जो एक किशोरी लड़की, जो कि वो युवती होती हुई लड़की थी, 21-22 साल की, उसमें जो संकोच था, उसमें जो व्रीड़ा थी, उसमें जो एक एक उसके बाद का जो उसकी ग्लानि जो थी, बार बार एक सवाल जो था कि क्या तुम मेरा सम्मान करोगे? और जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा पति कैसा है, क्या करता है, तो उसने कहा वो कहीं सरकार में है, पता नहीं कहाँ, किसी शायद किसी ग्रामीण विभाग में, या जाने मुझे पता नहीं, कुछ किसी सरकारी पद पर है। और मैं ज़्यादा नहीं जानती उसके बारे में, और मैं नहीं जानती। और एक और बात कहूँ मैं, वो मुझे अनदेखा करता रहता है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता, इसीलिए तो मैं यहाँ आ गई हूँ। हाँ, वो आएगा, तुम देखना उसे, मैं तुम्हें मिलवाऊंगी उससे, तुम फिर हम जानेंगे कि वो क्या करता है। वो लड़की जब उसके सामने खुली तो किस तरह से खुली, और कितनी ग्लानि हुई उसको उसके बाद, जैसे कि ऐसे एक व्यक्ति जो कि उसे अनदेखा करता है, उसके प्रति उसे लगा कि जैसे उसने कोई बहुत ही गलत काम कर दिया, उसको धोखा दे दिया हो। उस धोखे में कितनी पीड़ा थी, उस धोखा देने में। और कैसी बच्ची सी वो लड़की थी, क्या ये उसमें अंतर था? या शायद पहली बार मुझे प्रेम हो गया, पहली बार प्रेम। हाँ, अभी तक जो भी संबंध थे उसमें ये रहता था कि कैसे एक सफल हो जाऊं मैं, इसको प्राप्त कर लूँ, इसको पालूँ, इसकी देह को पालूँ। लेकिन वो लड़की तो धीरे धीरे मेरे मन में घुस गई, और उसकी भी तो मांग यही थी कि मैं उसके मन को पालूँ, उसका दोस्त बन जाऊं। तो अब ऐसे सोचते सोचते दिसंबर आ गया, और क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हुई। जैसे ही छुट्टियां शुरू हुई, गुरव ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी का नाम नहीं है, पति का नाम है, अन्ना के पति का नाम है, गुरव की पत्नी का नाम नहीं है, वाइफ। गुरव ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा हूँ, एक नवयुवक है, उसके नौकरी के बारे में कुछ बात करनी है। वो घर से निकला और सीधे एस टाउन में चला गया। वहाँ जाकर उसने सबसे अच्छे होटल में एक जगह ली, एक कमरा लिया, और उसके वेटर को बुला करके उसने फोन द्रिरिट्स या जो भी, जैसे भी बोलेंगे इस नाम को, उसके बारे में जानना चाहा। थोड़ी देर बाद उसको पता चल गया कि वो पॉटर्स लेन में रहता है, और एक बड़ा अधिकारी है, धनी मानी व्यक्ति है, उसके पास अपने घोड़ा गाड़ी है, कई घोड़े हैं, और शादीशुदा है, कई कुत्ते हैं उसके पास। तो पता लेकर के उस शाम को वो चल दिया गुरव वहाँ पर। और जैसे ही वहाँ वो पहुँचा उस लेन के पास, तो उसने देखा कि एक बड़े ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक घर, इतनी ऊंची दीवारें कि उस पार देख पाना मुश्किल, और दीवारें ही नहीं, उन दीवारों पर कीले और शीशे के टुकड़े लगे हुए थे कि कोई उसको फांद ना ले, न बाहर से अंदर न अंदर से बाहर, कोई फांदे नहीं उस दीवार को। और वो घर था पॉटर्स लेन में, बड़ा घर। वो वहाँ पर चहलकदमी करने लगा कि शायद अब बाहर निकले, शायद अन्ना अब बाहर निकले। वैसे वो मुझे भूल गई होगी, उसे कहाँ मैं याद रहा हूँगा, मैं कहाँ 20-22 साल की लड़की, मैं 38-40 साल का पुरुष, पता नहीं, वो तो भूल ही गई होगी, लेकिन फिर भी एक झलक मिल जाए उसकी, क्या बात। गेट खुला और एक युवक के साथ कई कुत्ते भौ भौ करते हुए बाहर निकले। कुत्ते नजर रखने के लिए, हर चीज पर पहरादारी के लिए। दीवारें काफी नहीं था, कुत्ते भी थे बड़े बड़े। फिर वो वहीं पर चहलकदमी करता रहा।
थोड़ी देर बाद एक बुढ़िया निकली। रात होने लगी, ठंड बढ़ने लगी, तो वो अपने होटल लौट आया, खाना खाया और अपने आप को कोसने लगा, उफ, मैं भी कितना बेवकूफ़ आदमी हूँ, चला आया यहाँ पर, किस लिए आ गया मैं, क्या जरूरत थी मुझे यहाँ आने की, उसकी एक झलक पाने को आ गया मैं, ऐसा पागलपन। खाना खा के सो गया, लेकिन सुबह उठ करके फिर वही खलबली, एक एक झलक मिल जाती उसकी। सुबह उठ करके फिर वो वहीं चला गया, उन ऊंची दीवारों के पार अन्ना की कोई झलक उसे दिखाई न दी। वो उस ऊंची दीवार को कोसता रहा और उसने कहा कि भला कौन न यहाँ से भागना चाहेगा जहाँ पर एक कैद कर दी गई है वो लड़की। अच्छा हुआ था वो याल्टा चली आई। ये सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पोस्टर पर पड़ी और उसमें था कि शाम को एक ओपेरा शो होने वाला है और वहाँ पर गवर्नर आ रहे हैं। वेटर से पता चले और घर की स्थितियाँ देख करके और जैसी सुरक्षा वगैरह थी उसको देख करके उसे पता चला है, हो ना हो ये आदमी, इसका पति एक बड़ा अधिकारी है यहाँ पर, तो शाम को वो जरूर आएगी। शाम को वो ओपेरा हाउस चला गया, एक टिकट उसने खरीदी और एक अपनी जगह पर जा कर के बैठ गया। लेकिन जगह पर बैठ गया और उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही कि अभी आए अभी आए। उसने गवर्नर को देखा, उसने देखा कि कैसे कलाकार आए, क्या हुआ, और ओपेरा शुरू होने के कुछ पहले उसकी निगाह तीसरी पंक्ति की उस कुर्सी पर पड़ी जहां पर अभी अभी एक मूरत आके खड़ी हुई थी, अन्ना। उसकी सांस रुक गई। वो अन्ना को एकटक देखता रहा और पीछे पीछे एक लंबा सुंदर सुगठित देह वाला युवक आया, जिसकी छोटा सा गंज जिसके सर पर अभी उभर रहा था, और उसने अपना साइंटिफिक किसी सोसाइटी में जिसमें था उसका बड़ा सा इंसिग्निया उसने अपने चेस्ट पर लगा रखा था, और उसे उसको देख करके लगा कि ये तो वेटर की तरह लगाए हुए हैं। बेवकूफ़, वेटर की तरह इंसिग्निया लगा करके आया है। वो सुंदर आदमी भी उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अन्ना का पति था। वो वहाँ बैठ गया और दोनों फिर सबने, यहाँ पर ओपेरा शुरू हुआ, इसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा, इसका जल्दी से इंटरवल हो तो वो जाकर के कैसे भी मिले। इंटरवल हुआ। इतनी बेसुरी धुन वाला ओपेरा उसने कभी आज तक नहीं सुना था। बेवकूफ़ सेकंड रेट लोग वहाँ पर आकर ओपेरा कर रहे थे। कहाँ मस्को का ओपेरा, कहाँ ये लड़की सेंट पीटर्सबर्ग में पढ़ी हुई है, कैसा इसका जी लगता होगा यहाँ पर। उफ उफ। और इससे उसने शादी कर ली, इस फॉन से शादी क्यों की भाई? तुमने शादी क्यों की इतनी जल्दी? तुम अभी इतनी छोटी हो। मैं बहुत बोर हो गई थी ज़िंदगी से। मुझे लग रहा था कि शादी करके ही शायद कुछ नया हो जाए, कुछ एडवेंचर हो जाए, कोई नई चीज़ मिले, ज़िंदगी बदल जाए। मैंने इसीलिए शादी कर ली, मुझे पता थोड़ी था, बस कर ली। उस समय बस मुझे कुछ नया करना था, तो मुझे प्रस्ताव मिला, इसने प्रपोज किया, मैंने कर ली। क्या ये तुम्हारा पहला प्रपोजल था? हाँ हाँ, पहला ही था। मेरी माँ ने कहा कि ये बहुत अच्छे खानदान का है, देखने पे भी अच्छा था। मुझे क्या मालूम था कि ये शादी के बाद मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देगा और हरदम इधर उधर सबको, जहाँ जो भी बड़ा आदमी मिले उसके सामने झुक जाता है। ये तो किसी दिन इसकी रीढ़ ही झुक जाएगी। आज भी तो ऐसा ही हुआ था। वो इतनी देर से इसीलिए पहुंच रहा था कि वो जितने लोग ओपेरा में आए थे, मानो सभी को वो झुक झुक के प्रणाम कर रहा था। इसीलिए तो इतनी देर बाद पहुंचा। अन्ना के आकर के बैठ गया, ओपेरा शुरू हो गया। और देखो ओपेरा जैसे ही आधा हुआ, इंटरवल हुआ, सिगरेट पी कर आता हूँ, वैसा ही कहा होगा उसने, और चला गया फिर से लोगों से मेल जोल बढ़ाने के लिए। अन्ना अकेली वहाँ बैठी हुई थी और ये सबसे अच्छा अवसर था गुरोव के लिए कि वो तुरंत वहाँ पर जाए। और गुरोव वहाँ जल्दी से पहुँचा।
हेलो अन्ना। अन्ना चौंक गई। तुम यहां कैसी हो तुम यहाँ कैसे आए? तुम तो मास्को। हाँ हाँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें देखे बिना रह नहीं सकता था। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो। क्या बात कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता था। गुरव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। अन्ना एकदम घबरा गई। आसपास सब लोग जानने वाले। वो फोन की पत्नी है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तुरंत उठी और एक दरवाजे के बाहर जाने लगी और इसके पीछे पीछे गुरव लपका। जाने कितनी देर दोनों चलते रहे और एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लिखा था ऊपर स्टॉल की तरफ, और वहां एक अंधेरी सीढ़ी पर जाकर अन्ना खड़ी हो गई। गुरव पीछे पहुंचा और पहुंचते ही उसने अन्ना को आलिंगन में ले लिया और बड़ी देर तक उसके होठों पर उसने उस होठों को चूमा। वहां 2 लड़के खड़े थे। अन्ना कसमसाई, लेकिन कुछ नहीं। उसने कहा देखने दो। अन्ना ने कहा नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम जाओ, अभी चले जाओ प्लीज़। मैं मास्को आऊँगी तुमसे मिलने के लिए। मैं मास्को आऊँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। ये छोटी जगह है, किसी ने भी मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। और वो 2 स्कूली लड़के जो यहाँ सिगरेट पी रहे हैं, बहुत लोग जानते हैं मेरे पति को। प्लीज़ तुम यहाँ से बस चले जाओ। मैं आई प्रॉमिस, मैं आऊँगी, मास्को आऊँगी, जल्दी आऊँगी। गुरव वहाँ से मुड़ा। जब वापस हॉल में पहुँचा, वहाँ फिर से धुनें शुरू हो गई थी। उसने अपना कोट वहाँ से उठाया, स्टैंड से उठाया और सीधे मास्को के लिए रवाना हो गया। एक दिन शाम को जब वो उसे बहुत याद कर रहा था तो पास ही के होटल का एक वेटर आया, लाल कपड़े पहने हुए, और उसने उसे एक नोट दिया। अन्ना उस होटल में रुकी हुई है और उसका इंतज़ार कर रही है। इस तरह से बार बार ये होने लगा। हर दूसरे तीसरे महीने अन्ना खुद आती। एक दिन गुरव ने पूछा तुम कैसे आ जाती हो? तो उसने कहा कि चूँकि हमारी शादी को बहुत साल हो गए हैं और हमारी कोई संतान नहीं है, तो मैंने अपने पति से कहा है कि मैं मास्को में किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने जाती हूँ। चौंक गया गुरव इस झूठ पर, मुस्कुराया। तुम्हारे पति को विश्वास है भी और नहीं भी। क्या करूं, मैं तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती। दोनों इसी तरह से छिपके मिलते मास्को में। और वो जो प्रेम था, इसके बारे में बात करने के लिए गुरव बेचैन होने लगा। जैसे ही वो जाती उसको लगता है इस अद्भुत प्रेम के बारे में वो किसी को बताए, किसी से बात करे। एक दिन उसने कहा प्रेम बहुत गजब होता है। तो उसकी पत्नी ने कहा ये तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता, बेकार की बात करते हो तुम। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा कि प्रेम बहुत गजब की चीज होती है। उसने कहा हाँ होती तो है, तुमसे तो तुम्हें तुम्हें तो बहुत मालूम होगा, जाने कितनी लड़कियों के चक्कर में आ चुके हो तुम। तो उसने कहा लड़कियों के चक्कर में आ चुके हो या लड़कियां मेरे चक्कर में आ गई? तो हाँ भाई, दोनों बात एक सी ही है। तुम लड़कियों के चक्कर में, लड़कियां तुम्हारे चक्कर में। एक दिन जब वो ताश खेल रहा था तो उसे बहुत याद आई अन्ना, और उसने अपने साथी से कहा पता है याल्टा में मुझे एक अद्भुत लड़की मिली थी, गजब। वो उठ गया, साथी भी उसके साथ साथ उठा। उसने क्या कहा? याल्टा में तुम्हें लड़की मिली थी? अच्छा अच्छा अच्छा। फिर अपने स्लेज पर बैठते हुए साथी ने कहा हाँ वो मछली बड़ी चटाकेदार थी, बड़ी चरपरी, मजेदार। हा हा हा।
हंसा वो जोर से। चटाकेदार मछली की याद अभी भी आ रही है तुम्हें? ये बात सुनते ही, चटाकेदार मछली की बात सुनते ही उस आदमी के प्रति गुरूव का मन घृणा से भर गया। उसने कहा, कैसी गंदी बात करता है, गलीज कहीं का, चटाकेदार मछली। अन्ना को चटाकेदार मछली कह रहा है ये, उफ। और उसे लगा कि जिस जगत में मैं रहता हूँ, मेरा बैंक, मेरा घर, मेरे साथी, मेरे क्लब के लोग, ये सब कितने गलीज लोग हैं, अजीब से लोग हैं, कोई बात समझ ही नहीं रहा। जब मैं कहता हूँ प्रेम की बात तो कैसी कैसी बातें करने लगते हैं ये लोग, कैसे कैसे अजीब से लोग हैं ये भगवान। कल से मैं यहाँ नहीं आऊँगा, मुझे नहीं, मुझे तो बस अब मैं बैंक भी छोड़ दूंगा। घर गया बहुत उदास, बहुत उदास। और अगले ही रोज उसे नोट मिला कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब वेटर ने उसको नोट दिया तो कहा कि मैं कल शाम को भी आया था, आप घर में नहीं थे, इसीलिए मैं किसी और को नोट नहीं दे के गया। मैडम ने यही कहा है कि किसी और को नोट मत देना, वो आपका इंतज़ार कल से कर रही हैं। वहाँ पहुँचा, उसे लगा कि यही यही एकमात्र सच है, इससे मेरा प्रेम, इससे मेरा संबंध, जो मेरे मन को इतना निर्मल किए दे रहा है कि किसी औरत के बारे में ये सुनना, किसी औरत के बारे में ऐसी हीन गंदी सी बात करना, किसी उसको माल कहना, उसे उसकी तरफ ऐसे गंदे निगाह से देखना, जिसमें कि कपड़े पहने हुए भी हमारे सामने एकदम नंगी आ खड़ी होती है औरत, हम सिर्फ एक ही निगाह से उसको देखते हैं। उफ, कितनी खराब बात है। कल तक मैं भी ऐसा ही था। सोच रहा है गुरु, और उसे मौका मिल जाता है जाने का। पत्नी कहती है, बेटी स्कूल जा रही, इसको स्कूल छोड़ाओ। हाँ, अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि उसे मालूम है होटल स्कूल के रास्ते में है, यानी स्कूल छोड़ने के बाद वो होटल में जा कर के आराम से मिल सकता अन्ना को। वो अन्ना के पास जाता तो अन्ना रो रही है कि कल शाम से मैं आई हुई हूँ, आज शाम को मुझे चले जाना है और अभी तक ये आया नहीं। उसको देख करके उसके चेहरे से मानो उदासी के बादल छटते हैं और धूप की हल्की सी किरण उसकी ग्रे आंखों में कौंधती है। उसका पीला कुमलाया चेहरा लाल, संकोच में भी और खुशी में भी लाल सा उसको दिखता है। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मैं भी नहीं रह सकता। प्लीज़ हम कुछ ऐसा करते हैं कि अब हम साथ रहते हैं, हम लोगों को बता देते हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं, प्लीज़ मैं नहीं तुम्हारे बिना रह सकती। लेकिन कैसे बताया जा सकता है लोगों को? हमें इतने साल हो गए मिलते हुए, छुप छिप करके मिलते हुए, लेकिन अब नहीं चलेगा, अब नहीं चल सकता ये। मैं भी यही चाहता हूँ। चलो कोई उपाय ढूंढते हैं जिससे कि लोगों को हम बता सकें और साथ रह सकें। हाँ, मैं भी इस छुपा छुपी के खेल से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अब उपाय ढूंढते हैं। अन्ना आके उसके गले लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे अगले ही पल कोई उपाय आ जाएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि छिपकर मिलना, जिसको कोई नहीं जानता, जिसमें कभी कभी एक बात मुंह से निकल जाती है कि पता है याल्टा में मुझे एक अद्भुत लड़की मिली थी, एक गजब लड़की मिली। ये बात मुंह पर आती है, जुबान पर आती है, लेकिन फिर भी कोई नहीं जानता इस संबंध को, छोड़ उस होटल के वेटरों को, कोई नहीं जानता इस संबंध को। छोड़ कयास लगाने को, चाहे वो गुरूव की पत्नी कयास लगाए, चाहे वो अन्ना का पति कयास लगाए, कोई नहीं जानता इस बात को। लेकिन इस बात से को हम जानते हैं, दुनिया जानती है कि जैसे ही उपाय ढूंढे जाएंगे साथ रहने के, वैसे ही यह जो मिलने की बात है, यह जो तरीका है,
उपाय ढूंढते ही वो कितना कठिन हो जाएगा, सब कुछ जीवन कितना कठिन हो जाएगा। और प्रेम उस कठिनाई के बाद कितना बचेगा, कितना नहीं, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं। न सुनने वाले, न पढ़ने वाले, न लिखने वाला, न जीने वाले, कोई नहीं जानता। बस यही कामना है कि वो प्रेम बना रहे। वो प्रेम जो गुरु जैसे आदमी जो कि औरतों की बात करते ही गंदी गंदी बातें बोलने लगता था, वो उसका मन निर्मल रहे और बाकियों के मन भी निर्मल हो।